अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मुनीर अहमद साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और हम सर को डिफरेंट चैनल्स पे सुनते भी रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आरजू। सर आज हम बात करेंगे अमेरिका की और वहां पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आपको पता ही है कि दो चार कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान और अमेरिका ऐसी हैं जहां पे अगर इलेक्शंस होते हैं तो सबकी नजरें उस तरफ होती हैं। चाहे हाँ हमारे यहाँ के बिल्कुल। इलेक्शंस आपको पता ही है कि वो किस तरह से होते हैं। लेकिन वो सर असल में अमेरिकन इलेक्शन वो असल में इलेक्शंस होते नहीं, वो एक बकायदा जंग होती है, एक समाजी जंग। हाँ ये सर और उसके बाद रिजल्ट से पहले ही सबको पता होता है कौन आ रहा है। ये भी हमारे यहाँ एक अजीब सी चीज होती है। लेकिन सर हाँ। अमेरिकन इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कई बार जो है जाहिर है कि लोग ये भी सोचते हैं कि पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी या नहीं होंगी डिफरेंट हम्म, कंट्रीज के लिए, खास तौर पर पाकिस्तान के लिए। हम्म, हम्म। चांसेस अभी तक कुछ क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी या कौन से कैंडिडेट जो है वो आगे की तरफ आते दिख रहे हैं? देखें अभी जो है थोड़ा सा प्री मैच्योर होगा कि बहुत ज्यादा किसी हम्म। पलड़े के अंदर वजन डालना। लेकिन इस वक्त सूरत हाल दोनों तरफ कैंपेन जो है वो बहुत सख्त है। ज्यादा अगर आर्गुमेंट के हवाले से देखें तो शायद हमें कमला हारिस का जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी नजर आता है, लेकिन ट्रंप का अपना एक असर नफूज जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर वो इंडियन लॉबी के ऊपर वो अपना इन्हिसार कर रही होंगी, तो दूसरी तरफ ट्रंप का जो एक बहुत बड़ा बिजनेस सर्कल जो है वो उसका काफी उसको उसमें वेटेज मिलेगी। लेकिन अगर हम देखें कि ट्रंप का जो प्रीवियस जो दौरे हुकूमत था वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा, और उसके ऊपर जो आम अमरीकी थे उनको बड़ी उसके ऊपर रिजर्वेशन भी थी। हालांकि उन्होंने उसके ऊपर एक स्लोगन लेके चले थे, अमेरिका फर्स्ट। लेकिन अमेरिका फर्स्ट को एक एक्सप्लॉयटेटिव टूल के तौर पे यूज किया गया। तो वो अब जाहिर है कि अमेरिका जो है वो सिर्फ हेट्रोजीनियस तो नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी अक़वाम दूसरी वो जो हैं वो रहती हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए लोग हैं। कुछ यानी जो एशिया से गए हुए और लैटिन अमेरिकन वो बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं, और उनके साथ जिस तरह का कोट एंड कोट हुस्न सलूक ट्रंप के ज़माने में हुआ था वो शायद बहुत सारे लोगों को अभी तक याद होगा। और उसके बाद जो ट्रंप की पॉलिसीज थी थर्ड वर्ल्ड की जानिब, वो भी बहुत ज्यादा उसके अंदर डिफरेंस था। और समझ लें कोट एंड कोट अगर वेस्टेड इंटरेस्ट प्रिवेल करेगा तो ट्रंप शायद एक बार फिर वो बरसर इक़्तिदार आ सकते हैं। लेकिन वो ना सिर्फ अमरीकियों के लिए बल्कि बहुत सारी अक़वाम के लिए उसका शाखसाना शायद। लेकिन आप कहते हैं ना कि पॉलिसीज आमतौर पर खारजा पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी ये कोई बहुत ज्यादा अमेरिकी सदर के हाथ में होता नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछली दफा भी ट्रंप ने बहुत सारे ऐसे ऐलानात किए जो बाद में पेंटागन की तरफ से या दूसरे इदारों की तरफ से रद्द कर दिए गए। उनको कुछ ऐसे इकदामात जो उन्होंने बहुत कहने के शदोमत के साथ लेने का उन्होंने जिक्र किया और बहुत जोर दिया और बड़ा उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया कि वो उसके ऊपर, लेकिन वो नहीं कर पाए। और फिर आपने देखा कि जिस तरह उनके हामियों ने व्हाइट हाउस पे और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुजाहरे किए और तोड़ फोड़ की, और एक तो इस तरह का एक बागियाना किस्म का जो रिबिलियस एलिमेंट है ट्रंप के साथ, उससे आम अमरीकी जो हैं वो कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं। और यकीनन पेंटागन और दूसरे इदारे जो खारजा को खारजा उमूर और दिफाई उमूर को देखते हैं, वो भी अभी तक नहीं भूले होंगे। तो इस तरह कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो ट्रंप के हक में नहीं जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि जो उनकी लॉबी है वो काफी स्ट्रॉन्ग लॉबी है, और उसमें मल्टी बिलियनर जो हैं वो उनके साथ वो हैं। और जिस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पैसा चलता है और दूसरे मुल्कों की
जो इस तरह के हैं उनमें पैसा चलता है। तो अमेरिका के यहाँ भी पैसा जो है वो एक बड़ा मैनिपुलेटिव एलिमेंट है। तो अब देखना तो भी है कि आर्गुमेंट की बुनियाद के ऊपर, स्ट्रेटजी की बुनियाद के ऊपर, या फिर वेस्टेड इंटरेस्ट और पैसे की बुनियाद के ऊपर हुकूमत बनती है। तो थोड़ा सा इंतजार कर लें, अभी पता चल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर, जो गवर्नमेंट के लिए आ रहे हैं या जो प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए जो आ रहे हैं लोग, या जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनको हम पहले भी देख चुके हैं। वो पहले भी सदर रह चुके हैं। आप कह सकते हैं कि दूसरी तरफ कमला हैरिस शायद फर्स्ट टाइम आ रही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले भी थे। पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में एक खास फर्क जो है वो अमेरिका ने हमेशा से रखा है। हमने देखा कि जब यहाँ के कोई प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उन्हें कोई खास लिफ्ट नहीं कराई जाती। इमरान खान गए थे, वो भी हमने देखा किस तरह से गए थे। भारत के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो बहुत वहां पे इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। क्या वजह लगती है आपको इसकी? इसलिए कि वहां पर इंडियंस ज्यादा हैं और वोट्स वगैरह का, या फिर इंडिया ने अपने आप को इतना मजबूत करके दिखाया है जो पाकिस्तान नहीं कर पाया? अच्छा देखें, दो बुनियादी फैक्टर हैं। आपने अगर 60s में अयूब खान का इस्तकबाल देख लें तो वो एक सदर दूसरे सदर का इस्तकबाल करता हुआ नजर आता था। भिखमंगों का कोई इस्तकबाल नहीं करता। और चाहे आप अपने ऊपर वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा लें, इसकी गोल्ड प्लेटिंग करा लें, तो आप वो उस तरह से बन नहीं जाएंगे। इसके बावजूद के भारत के अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, बहुत सारे मसाइल हैं गुर्बत के, और बहुत सारे मसाइल। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें कि पिछले कोई 10-15 साल 20 साल के अंदर भारत ने अपने आप को एक इकोनॉमिक, एक मुआशी ताकत के तौर पर वो लेके उभरे हैं। और दूसरी तरफ जो इंडियन लॉबी है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी। उनके अंदर आप देखें कि मल्टी बिलियनर्स मौजूद हैं जो दुनिया के ऊपर, दुनिया की मईशत के ऊपर हुकूमत करते हैं। और उनकी तिजारत का वॉल्यूम अगर अमेरिका के साथ देखें और दूसरे मुल्कों के साथ देखें, इवन भारत जो है इस वक्त चौथी पांचवी माशी कुवत है। तो और उनका जो ट्रेड वॉल्यूम चाइना के साथ है, उनके मुख्तलिफ मुल्कों के साथ आप ट्रेड वॉल्यूम को देख लें तो आपको लगता है कि भारत एक माशी ताकत है, बावजूद इसके कि वहां पर इंसानी हकूक की क्या सूरत हाल है और वहां की जो अपनी अंदरूनी जो माशी सूरत हाल है वो क्या है। लेकिन आप आमतौर पे अमीर ममालिक जो हैं वो उसको ज्यादा पसंद करते हैं जो थोड़ा सा लिबरल उनकी पॉलिसीज भी हों और थोड़ी सी पैसे वाले। मतलब पैसा मेक्स यू लाइक हैव गुड फ्रेंड्स, तो वो आपकी पॉलिसीज के ऊपर भी असरअंदाज होता है। दूसरा, अमेरिका की सियासत के अंदर भारतीय लॉबी का बहुत बड़ा असर नफूज है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान के हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप कह लें कि अमीरों की सफ में आते हैं, वहां पर वो लॉबिंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि वो इतना असर नफूज क्यों उसके अंदर नहीं इस्तेमाल कर पाए, क्यों वो पेनेट्रेट नहीं कर पाए उस तरह से। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी ओरिजिन के जो अमेरिकन हैं उनको कोई ज्यादा विगोरसली इसके ऊपर अपनी लॉबी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। पाकिस्तान का इमेज इससे बेहतर होगा। लेकिन सबसे ज्यादा आरजू जरूरत इस वक्त इस बात की है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कुव्वतें हैं वो एक दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट करें, सब्र तहम्मुल एक दूसरे के लिए दिखाएं, ताकि पाकिस्तान एक मजमूई तौर पर तरक्की की जो रफ्तार है उसको तेज कर सके। अपने जो इंटरनल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करके इकोनॉमिक पावर बनने की तरफ अपना सफर शुरू करे, बजाय इसके कि कशकोल लेके मांगते फिरें। अभी भी आप ये देखें कि आईएमएफ की जो डील हो रही है, पहले हमारे दोस्तों ने बैकआउट किया, फिर हमने किस तरह से उनके पांव शांव को हाथ लगा के उनको राजी किया कि भाई आप हमारे सारा कर्जे री रोल करवा दें। अब 4-5 बिलियन डॉलर्स के लिए, 7 बिलियन डॉलर्स के लिए हम किस तरह से
लोगों के पांव पड़ते हैं। तो और दूसरी तरफ आप ये देख लें कि भारत के जो फॉरेन रिजर्व्स कितने ज्यादा हैं, तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। हमारा अगर प्रेसिडेंट जाएगा या प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो, और भारत का प्राइम मिनिस्टर जाएगा, वो चाहे नरेंद्र मोदी साहब हो या कोई भी हो, XYZ, उसकी पजीराई तो डेफिनेटली पाकिस्तान के हिसाब से ज्यादा ही होगी। और दूसरी तरफ ये है कि जो बायलैटरल डिप्लोमेसी है भारत की, वो पाकिस्तान की बायलैटरल डिप्लोमेसी से ज्यादा बेहतर है। हम अफगानिस्तान का सारे मामलात हमने कितने मिलियंस उनके जो हैं 40 साल अपने पास रखा, इसके बावजूद हम अफगानिस्तान के साथ दोस्ती उस तरह से नहीं बना पाए जिस तरह से दोस्ती और अपनी पेनिट्रेशन भारत ने अफगानिस्तान के अंदर की है। अपने ट्रेड के हवाले से देख लें, डिप्लोमेसी के हवाले से देख लें, तो इसी तरह भारत और चाइना के ताल्लुकात हालांकि कितने खराब रहते हैं, सरहदी तनाजात भी हैं, लेकिन उनका जो ट्रेड वॉल्यूम है वो हमेशा बढ़ता रहता है। और दूसरी तरफ हमारा वो आयरन ब्रदर भी है, और पता नहीं हमारी दोस्ती हिमालय से भी कुछ 400 फुट ऊपर है, लेकिन और समंदर से भी कुछ 2000 मीटर नीचे है। लेकिन इसके बावजूद हमारे चीन के साथ भी ताल्लुकात जो हैं उस तरह से खुशगवार नहीं है। सीपैक में जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, हम अभी तक उस इन्वेस्टमेंट को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। और दूसरी तरफ जो लोन चाइना गवर्नमेंट ने हमें दिए हुए हैं, हम उसको पे बैक करने के काबिल नहीं हो पा रहे। तो ऐसी माशी सूरत हाल और ऐसी अंदरूनी खलफशार के साथ आप चाहती हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे कोई गुल खान हो, और वो अमेरिका में जाए और लोग उसकी बड़ी पजीराई करें, बड़े फूल शूल फेंकें उसके ऊपर। नहीं हो सकता आरजू ऐसे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर उन्होंने, डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी कहा है कि अगर वो गवर्नमेंट में आ गए या वो प्रेसिडेंट बन गए तो वो सरहद या बॉर्डर जो है वो भी क्लोज कर देंगे, जो कि पहले सुनने में आया है कि इतना ज्यादा बंद नहीं था और लोग बड़े आराम से अमेरिका जा सकते थे। तो आपके ख्याल से क्या ये स्टेप ठीक होगा उनका? फिर तो बहुत से लोग बाहर आ जाएंगे, इसमें पाकिस्तानी भी होंगे। नहीं, वो बात बिल्कुल सही है। ये देखे ना, ये इस तरह के ना फजूल बयानबाजी करने के माहिर हैं। ये मतलब छुरियां छोड़ना जो है, ये अब कोई हमारे जैसा कोई मुल्क हो तो उसमें हमारे सियासतदानों की तरह वो कोई छुरियां छोड़ लेना, तो बंदा कहता है यार ये बस ठीक है, ये जिस तरह की लल्लू पॉलिटिक्स है। लेकिन अमेरिका के अंदर बैठकर लल्लू पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। और इस तरह की बयानबाजी जो है वो आपका क्या ख्याल है कि जो वहां पे लोग बैठे हुए हैं वो इसको रिसीव करेंगे उस तरह से? लेकिन आप आज के दौर के अंदर जब आप खुद को सुपर पावर कहते हैं, तो आप अपने दिल को भी आपको खुला रखना पड़ेगा और अपने बॉर्डर्स को भी खुला रखना पड़ेगा, ताकि जो आना जाते हैं, जाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रंप के पिछले दौर के अंदर भी ऐसा हुआ था कि वहां पे इवन जो दूसरे मुल्कों से तालीम के लिए जाने वाले लोग थे, उनको भी वीजों का बड़ा मसला हो रहा था। और उनके अंदर जो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स जो थी अमेरिका की अपनी स्टेट्स के अंदर, वो भी कुछ कौमियतों के खिलाफ बहुत ज्यादा सख्त हो गई थी और उनको वहां पे रहना काफी मुश्किल हो पा रहा था। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मेरा ख्याल है कि अमेरिका फिर खुद को एक डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट्स वाला मुल्क खुद को कहने के काबिल नहीं रहने वाला। और एक और भी चीज जो बहुत ज्यादा माने है और अमेरिका खास तौर पे जिसकी वजह से जाना जा रहा है, वो वॉर इकोनॉमी है। और वॉर इकोनॉमी आपको पता है कि हर अमेरिकी, कोई भी अमेरिकी बल्कि आम अमेरिकी किसी तरह की भी जंग में नहीं जाना चाहता। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन वॉर की आप सूरत हाल देख रहे हैं कि कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है, किस तरह से इसराइल को अमेरिकी हुकूमतों ने सपोर्ट किया है, और वहां पे पैलेस्टाइन का जो जेनोसाइड है ये, और आप बाकी जो भी सर उठाकर चलने वाले मुल्क थे, सबके सर कुचल दिए गए। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मेरा ख्याल है कि अमेरिका को अब आने वाले दिनों के अंदर एक मोतदिल सदर की जरूरत है, एक मॉडरेट प्रेसिडेंट चाहिए, द प्रेसिडेंट who can watch human rights
and give space, equal space to all ethnic identities, nationalities. जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आपका वो जो इमेज पहले ही खराब है, वो मजीद खराब होगा। दूसरी तरफ गुजरते वक्त के साथ अमेरिका की जो बायलैटरल डिप्लोमेसी है, वो बहुत ज्यादा फेल होती नजर आती है। आप ये देखें कि यूरोप के साथ उनके अपने नेटो कंट्रीज के साथ उनके अपने ताल्लुकात जो हैं, वो काफी पिछले दिनों मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर जो है वो उस तरह से वो एक पेज पे नहीं रहे। लेकिन इसके बावजूद जाहिर है कि नेटो सिग्नेटरी होने के साथ वो बहुत ज्यादा तनकीद तो बेशक वो कर लेते हैं, लेकिन साथ छोड़ते नहीं। लेकिन बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जिसके ऊपर नेटो कंट्रीज ने भी अपनी राय का इजहार किया और बैक ऑफ किया है। तो ये अमेरिका की हम समझेंगे कि जो डिप्लोमेसी है या अमेरिका के जो इकदामात हैं डिफेंस और सिक्योरिटी के हवाले से और एक्सप्लॉयटेटिव रवैया है, तो ये उनको शायद बदलना पड़ेगा और आने वाले प्रेसिडेंट के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। सर, उन चैलेंजेस में क्या इजराइल और हमास वॉर और इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर भी होगी? बिल्कुल है। अब ये देखें कि यूक्रेन और रशिया की, आप ये देखें कि अमेरिकी अड्डे अगर आप लगा रहे हैं और बायोकेमिकल लैब्स अगर आप वहां पे बना रहे हैं और रास्ता रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं रशिया की, तो वो तो जाहिर है कि वो आगे से ऑफेंड करेगा। अगर आरजू मैं आपका रास्ता रोक के खड़ा हो जाऊं, आप क्या करेंगी? यू विल शूट मी डाउन। तो ऐसा, ये बिल्कुल ऐसा ही है। कोई किसी का रास्ता आज के जमाने में नहीं रोक सकता और आपको विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है। अगर आप ये कहें कि मेरा मैनिपुलेटिव एक्सप्लॉयटेटिव रवैया जो है वो चलता जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अब लेकिन सिर्फ एक रशिया को कर्टेल करने के लिए, उसकी तिजारत को कर्टेल करने के लिए, बजाय इसके कि अमेरिका अपनी तिजारत बढ़ाए, अपने डेट्स को कम करे, अपनी वॉर इकोनॉमी को कर्टेल करे, उन्होंने एक महाज खोला। इस वक्त तकरीबन $200 बिलियन तो वहां पर लग चुका और उसके बाद उसके साथ 23% ग्लोबल फूड बास्केट जो है वो तबाह बर्बाद हो गई। और इस वक्त कई 100 ट्रिलियन का खर्चा है यूक्रेन को रीबिल्ड करने का। रूस को तो आप छोड़ ही दें, लेकिन कितने हजार, और यूक्रेन का, इसके बावजूद के यूक्रेन के साथ नेटो फोर्सेस भी थी, अमेरिका साहब भी थे, सारे लोग थे। इसके बावजूद रशिया से कई गुना ज्यादा यूक्रेन का नुकसान हो चुका है और यूक्रेन पूरे का पूरा ऑलमोस्ट तबाह बर्बाद हो चुका हुआ। तो अब ऐसे अमेरिका की ऐसी दोस्ती किस मुल्क के लिए अच्छी है? लेकिन अब देखें, दूसरी तरफ फिनलैंड और स्वीडन जो हैं वो भी अब नेटो में आ गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये काम कोई रुकता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और जो सबसे अहम चैलेंज जो है वो इसराइल की सपोर्ट है कि किस तरह से आप इसराइल को सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ द वे जाके, और दुनिया की सारी इतनी मुखालफत के बाद, जिसमें इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी बहुत सारे इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। अमेरिका की जो ह्यूमन राइट्स वॉच ग्रुप्स हैं, यूएन जनरल असेंबली, पता नहीं किस किस ने लान तान नहीं की, कंडेम नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की हठधर्मी जो है ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। और बड़ी कोशिश की गई है कि ईरान प्रोवोक हो और एक बड़ा आलमी मसला बने, लेकिन वो शाबाश देनी चाहिए ईरान को कि उसने थोड़ी सी इंटरवेंशंस तो की हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई हम जिंदा हैं, लेकिन उन्होंने रियलाइज करते हुए कि इससे एक बहुत बड़ा जो है वो मसला पैदा होगा। तीसरी उस अहम बात है अमेरिका के जो इस वक्त वो एक नई कोल्ड वॉर के 4-5 महाज तो वो खोल चुका हुआ है। बिल्कुल, मतलब आप ये देखें, अब कोल्ड वॉर तो हॉट परसूट्स में बदल रही है ना। अब यूक्रेन, अब रशिया के खिलाफ, वो उधर चीन के खिलाफ, मतलब आप कितने महाज खोलना चाहते हैं?
और कितने महाजनों के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जबकि आपके मुल्क में इन्फ्लेशन इस वक्त हिस्टोरिक हाई के ऊपर है। अमेरिका में कभी इतनी इन्फ्लेशन नहीं रही, इतनी बेरोजगारी नहीं रही, इतनी कह लें कि जो सूरत हाल उनके बैंक्स का बुरा हाल है। कहा जा रहा है 35 ट्रिलियन का कर्जा जो है वो अब तक आ चुका है। 35.4 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा है। और इलोन मस्क जो हैं उन्होंने कहा है कि ये तो बैंक्रप्सी अमेरिका की किसी वक्त भी हो सकती है, और लेकिन इसके बावजूद भी कि उनके ऊपर इतना कर्जा है और सारी सूरत हाल उनके हाथों से बाहर निकलती हुई नजर आती है, लेकिन वो अपनी जो एक गलत रविश है और मैनिपुलेटिव अप्रोच जो है और जो हेजमोनिक अप्रोच है, वो उसको बदलने पे तैयार नजर नहीं आता अमेरिका। तो अमेरिका को मेरा ख्याल है कि अब शायद पेंटागन को भी थोड़ा सोचना चाहिए, अपने प्रेसिडेंट्स को और उनकी कांग्रेस को, लोगों को, कि या खासतौर पे अब सिविल सोसाइटी के हमारे यहाँ हमारे जैसे मुल्कों के अंदर फिर सिविल सोसाइटी कोई बड़ी आवाजें उठा लेती है और उस पर कुछ फिर लेकिन अब ये देखें कि इसराइल के खिलाफ, पैलेस्टीनियन जेनोसाइड के खिलाफ अमेरिका की यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किस तरह से कैंपेन चलाई, लेकिन ना अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ना उनकी गवर्नमेंट कोई टस से मस नहीं हुई। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर आप क्या अपने स्टेट्स के अंदर, अपने अवाम के अंदर नफरत पैदा नहीं कर रहे? क्या आप दूसरे मुल्कों के में अपने लिए नफरत पैदा नहीं कर रहे? एक तो आप अपना माशी कबाड़ा कर रहे हैं, अपने लोगों का माशी कबाड़ा कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप नफरत की इतनी बड़ी आप खलीज बना रहे हैं अपने लिए कि कहीं पे आपको पांव रखने को जगह ना मिले। लेकिन ये आरजू जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, इसके दिन गिने जा चुके हैं और चाइना माशी कुव्वत बन गया। अब जिस तरह से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपना अफ्रीका के साथ जो एक लार्जर प्रोग्राम तरतीब दिया है, वो एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तौर पर आएगा और अफ्रीका की डेवलपमेंट में चीन का अपना जो बढ़ता हुआ किरदार है वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। अब आप ये देखें कि BRI के कितने इनिशिएटिव्स हैं जो चीन की माशी तरक्की को ज्यादा बेहतर बनाएंगे और उनकी जो विन विन सिचुएशन है बायलैटरल, उसको कितना ज्यादा बेहतर बनाएंगे। तो आज का जमाना ये है माशी तौर पे फतह करने का है। ये जो आप जमीन फतह करने और तबाही बर्बादी करके, तो ये आरज़ू ये काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सर चाइना की तो इस वक्त इकोनॉमी फिलहाल तो खराब ही हो रही है और हो सकता है उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल हो, जो हमने CPEC में उनसे पैसे ले लेके कागे और वापस ही नहीं किए, तो हो सकता है। नहीं, लेकिन उसमें अब उसमें देखो वो हमने ना अभी जो चाइना ने अपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो 26 बिलियन डॉलर्स की उनकी प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं। कुछ लोन है, वो जाहिर है कि वो हमें पे ऑफ करना है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। अगर थोड़ा सा पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए और जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो थोड़े रिजॉल्व हो जाएं और हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं अगर वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएं, तो मेरा ख्याल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। अब नेक्स्ट फेज में जाने की जरूरत है। पावर प्लांट्स जो हैं वो चल रहे हैं, रोड्स बन गई हैं, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जाहिर है कि उनका एक बड़ा अहम रोल है। अब थोड़ा सा प्रोडक्शन का आना जाना और ये थोड़ा सा हो तो चीन का पैसा जो है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत जल्द वो उनको वापस हो जाएगी। लेकिन सर अभी जो IMF का कंडीशन इन्होंने जो एक्सेप्ट किया उसमें तो एक तरह से CPEC जो है वो बंद होने जा रहा है जैसे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि ये जाहिर है कि IMF जो है उसमें ज्यादा शेयर्स तो आपको पता है कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के ही हैं और IMF को चलाते भी वही हैं और वर्ल्ड बैंक पूरा ग्रुप जो है वो सारे का सारा जाहिर है कि
उन्हीं लोगों के हाथों में है जो चीन के भी खिलाफ हैं और चीन की माशी तरक्की के भी खिलाफ हैं। तो अब यकीनन इसके जो नई IMF डील हो रही है उसके कुछ असरात अपरेंटली लग रहा है कि वो इस तरह से होंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत अभी अगर इस डील से वो कर लेगी तो लेकिन शायद वो उस तरह से उसको इम्प्लीमेंट ना कर पाए। चीन के खिलाफ बहुत सारी चीजें हम कर नहीं सकते, जो हमारी अपनी एक जो इनका बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं वो इस बात के मुतहम्मिल हो नहीं सकते। लगता है अपेरेंटली कि ऐसा होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। कोई ना कोई विन विन सिचुएशन जरूर डेवलप होगी जिसमें पाकिस्तान अपनी मुआशी तरक्की चीन के साथ जो है वो उसवार करेगा। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं, तिजारती ताल्लुकात रूस के साथ भी कुछ बेहतर होने के चांसेस हैं। हमें थोड़ा सा ना जिस तरह भारत और अपने ताल्लुकात को लेके चलता है बायलैटरल, वो ईरान से भी तिजारत कर रहा है, इसके बावजूद कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, सारा कुछ है, लेकिन वो भारत की आजादी है उसके अंदर। पाकिस्तान को भी थोड़ा सा हिम्मत करके वेवर ले ले अगर जो, लेकिन चीन ने जैसे कहा था कि वो ईरान के साथ तिजारत को और रशिया के साथ तिजारत को फैसिलिटेट कर सकता है, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ना बंदे के दिल गुर्दे का काम होता है, जरा थोड़ा सा हिम्मत करनी चाहिए, अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए, अगर वरना इस तरह से जो है वो काम नहीं चलेगा कि दूसरे लोग सैंक्शंस के बावजूद तिजारत कर रहे हूं और हम डर डर के बैठे रहें। लेकिन सर वो तो जैसे कहना चाहिए अपने कदमों पे लोग इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि वो लोन नहीं ले रहे। हम तो लोन लेने के लिए सर के बल खड़े हैं, तो हमारे खड़े होने में और दूसरे लोगों के खड़े होने पे ये फर्क तो है। वो नहीं, ये बिल्कुल अपने कदमों पे बिल्कुल खड़े फर्क और है, हम सर के बल बिल्कुल खड़े हैं कि फर्क है। हमें पैसा दे दो। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे अब अमेरिका अब दूसरी बड़ी माशी रियासत है, ठीक है, और चौथी पांचवी भारत भी है, और भारत 1 अरब 40 करोड़ का मुल्क है। तो अब जाहिर है कि जो आपकी पॉपुलेशन है, आपका जितना बड़ा मुल्क है, जितनी बड़ी आपकी माशी कुव्वत है, तो जाहिर है कि वो मैटर तो करता है ना। लेकिन आप जितने भी हैं, अगर उसमें भी थोड़ी सी हिम्मत अगर दिखा लें और अपनी जो देखें, थर्ड पार्टी को तो कोई नहीं रोक सकता ना तिजारत करने। अगर मेरा आपसे बराह रास्त तिजारत करना मुमकिन नहीं है, तो कोई तीसरी पार्टी के जरिए से तो तिजारत हो सकती कि नहीं हो सकती। अब भी देखें हमारे इर्द गिर्द कितनी बड़ी मार्केट्स मौजूद हैं और उन मार्केट्स के जरिए से भी कोई काम हो सकता है। आपके यहाँ स्मगलिंग हो सकती है, सही तरीके से तिजारत नहीं हो सकती। तो फिर ये कोई इंटरनल फैक्टर है, ये बुजदिली से ज्यादा तो शायद कोई लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए कि जब हर तरह की चीज स्मगल हो रही है, अफगानिस्तान से भी स्मगल हो रही है और ईरान से भी स्मगल हो रही है, तो तिजारत क्यों नहीं हो सकती। अगर सही तौर पे तिजारत हो तो उसका वॉल्यूम भी बेहतर हो जाएगा और उसका कोई बेनिफिट जो है वो पूरी स्टेट को जाएगा। स्मगलिंग में तो चंद लोगों को फायदा होता है, तो शायद वो जो चंद लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है वो कौमी मुफाद के ऊपर वो हावी है, और उसी को आप अमेरिका की नाराजगी के साथ भी, IMF के कर्जे के साथ भी और हर चीज के साथ फिर आप जोड़ सकते हैं कि जब आपका दिल ही जो बेईमान हो तो और नियत आपकी खराब हो तो फिर तो कुछ भी हो सकता है ना, फिर तो आप कहीं से भी डर के बैठ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन जिस वक्त सही पॉलिसीज बन गई और सही लोग आ गए या सही लोगों ने कंट्रोल किया इन चीजों को, तो अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। दोबारा जल्दी फिर मुलाकात होगी।